हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिंसल बायोलॉजी। आज का जो लेक्चर है उसमें हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं और उनका डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि भाई अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो उनको सॉल्व कैसे करना है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के लिए स्पेसिफिकली मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने डिटेल में आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को समझाया है। अगर आपको वो लेक्चर भी देखना है तो ऊपर जो आई बटन है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। ज़रूर उस लेक्चर को पहले डिटेल में देखिए, फिर इस लेक्चर को देख लीजिएगा तो फिर एक अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। सबसे पहला अगर हम पीवाईक्यू क्वेश्चन देखें तो ये क्या बोल रहा है कि एक मिक्सचर ऑफ 4 प्रोटीन आपने लिया है। आपके पास एक मिक्सचर प्रेजेंट है जिसमें टोटल 4 प्रोटीन्स प्रेजेंट है। उन 4 प्रोटीन का पीआई यानी कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या क्या है, 11 है, 7 है, 5 है और 3 है। चारों प्रोटीन का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कितना है, डिफरेंट है। अब अगर मैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में बहुत बेसिक बता दूं ना, तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें नेट चार्ज प्रोटीन के ऊपर या किसी मॉलिक्यूल के ऊपर कितना होगा, 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक अमाइनो एसिड को कंसीडर करूँ तो आप सभी को पता होगा एक अमाइनो एसिड के पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक अमाइनो ग्रुप होता है, एक आर ग्रुप होता है और एक एच ग्रुप होता है। ये जो आर होता है ये वेरिएबल रीजन होता है, तो ये वेरी करता रहता है अमाइनो एसिड टू अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे अगर इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने अपने प्रोटोन को डोनेट कर दिया तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वहीं इस अमाइनो ग्रुप ने एक प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव कितना होता है, इन टोटल 0 होता है। यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, नेट चार्ज 0 आ गया और इसी को ही बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। लेकिन हर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल का ऑब्वियसली आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट अलग होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यूज दी गई है उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने बोला है कि उस मिक्सचर को उन्होंने लोड किया किस पे, अनायन एक्सचेंज कॉलम पे। अनायन एक्सचेंज कॉलम क्या होगा, यहाँ पे अगर हमारे पास एक कॉलम प्रेजेंट है तो उस पर एक स्टेशनरी फेस प्रेजेंट होता है, यानी कि वो मूव नहीं करेगा, बीड्स के फॉर्म में होता है आप बोल सकते हैं। इस स्टेशनरी फेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। पहले से हमने इस स्टेशनरी फेस पे पॉजिटिव चार्ज डाल के रखे हैं। जब आप इनके ऊपर मिक्स्ड प्रोटीन डालते हैं तो मिक्स्ड प्रोटीन में से जो नेगेटिव चार्ज प्रोटीन होंगे वो इन पॉजिटिव के साथ बाइंड हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर। वहीं जो पॉजिटिव चार्ज वाला होगा या फिर जो न्यूट्रल चार्ज वाला होगा वो आराम से रिलीज हो जाएगा बाहर, क्योंकि वो अट्रैक्ट नहीं होंगे बल्कि वो अपोज और करेंगे। फिर हम इन नेगेटिव वालों को निकालने के लिए कोई ऐसा बफर यूज़ करेंगे या फिर सॉल्ट यूज़ करेंगे जो कि इनके साथ कॉम्पीट करेगा, जिसकी वजह से सॉल्ट और बफर की वजह से ये क्या मॉलिक्यूल हो जाएंगे, ये बाहर आ जाएंगे। जैसे कि अगर हमने सॉल्ट में यूज़ किया क्लोराइड आयन को, इसका चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पे प्रोटीन्स पे भी चार्ज नेगेटिव है तो दोनों कॉम्पीट करेंगे। क्लोराइड यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, फाइनली नेगेटिव चार्ज वाला प्रोटीन भी बाहर आ जाएगा। तो एक नेगेटिव ने एक नेगेटिव को रिलीज करवाया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अनायन एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या है ना, नेगेटिव का एक्सचेंज क्या है, अनायन मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है, राइट। तो ये बहुत बेसिक सा मैंने बताया व्हाट इज अनायन कॉलम। आपको इसके बारे में डिटेल में देखना है तो वंस अगेन आप ऊपर लगे आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। जब हमने इस अनायन एक्सचेंज कॉलम पे उसको लोड किया और उसके साथ साथ इक्विलिब्रेटेड विद अ लो आयनिक स्ट्रेंथ बफर ऑफ 8, यहाँ पर ये जो पूरा हमारे पास 4 प्रोटीन मिक्सचर प्रेजेंट है ना, ये किस बफर पे प्रेजेंट है, बफर पे प्रेजेंट है ये 8 बफर पे। पीएच कितना है उसका, 8 पीएच है। विच ऑफ द प्रोटीन वुड बी एक्सपेक्टेड टू बी रिटेन्ड ऑन द कॉलम। अब इस पीएच की प्रेजेंस में और यहाँ पर ये जो अनायन एक्सचेंज कॉलम है इसकी प्रेजेंस में आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे प्रोटीन्स होंगे जो कॉलम में रह जाएंगे और कौन से ऐसे प्रोटीन्स होंगे जो कॉलम से बाहर आ जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है पीएच कितना दिया गया है, पीएच 8 दिया गया है। आपको सबको इससे कंपेयर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर प्रोटीन फर्स्ट की बात करें, प्रोटीन फर्स्ट का जो पीआई होता है वो कितना है, 11, राइट। और यहाँ पर जो पीएच दिया है वो कितना है, पीएच है 8, ठीक है। अगर पीएच पीआई से कम हो, ध्यान रखना हमेशा, अगर पीएच जो गिवन पीएच है वो पीआई से कम हो तो उस कंडीशन में प्रोटीन के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, उस कंडीशन में प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। यानी कि इस कंडीशन में जो प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स होंगे वो कुछ इस कंडीशन में प्रेजेंट होंगे।
वो कुछ इस कंडीशन में प्रेजेंट होंगे जिसकी वजह से उनके ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, ये 11 वाले की बात हो गई। अगर हम बाकी 7 की बात करें तो 7 में कितना है, पी कितना है उसका 7 है, वहीं पी कितना है उसका 8 है। तो यहाँ पर जो pH है वो कैसा है, पी से ज़्यादा है। 8 जो है ऑब्वियसली उसकी जो वैल्यू है वो 7 से ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर जो प्रोटीन पे चार्ज होगा वो कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इसमें कोई शक ही नहीं है, कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, राइट। क्योंकि pH ज़्यादा है, पी कम है। इस फंडे से आप याद रख सकते हो इसको। तो यहाँ पर कंडीशन कैसी प्रेजेंट होगी, NH2 प्रेजेंट होगा, C अल्फा, COO नेगेटिव, H और R प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर इन टोटल क्या प्रेजेंट है, इन टोटल यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट और NH2 पे ग्रुप चार्ज ही नहीं है इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज है, राइट। यहाँ पर अगर आपको और कॉमनली समझना है, देखो अगर pH लो होता है तो क्या सॉल्यूशन में ना प्रोटॉन्स ज़्यादा होते हैं, तो मॉलिक्यूल अपने प्रोटॉन को डोनेट नहीं करता इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। वहीं pH अगर ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में प्रोटॉन कम होते हैं और उस कंडीशन में OH नेगेटिव ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, OH नेगेटिव ज़्यादा होगा अगर pH में, तो मॉलिक्यूल अपना प्रोटॉन डोनेट करता है। ये सिर्फ थोड़ा सा मैंने लमसम आपको बता दिया जिससे आपको आइडिया आ जाए। बाकी अगर हम तीसरे प्रोटीन और चौथे प्रोटीन में देखें तो तीसरे प्रोटीन और चौथे प्रोटीन में भी सेम कंडीशन है एज दैट ऑफ सेकंड प्रोटीन। इसके ऊपर भी इन टोटल क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, और इसके ऊपर भी इन टोटल क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। ये नेगेटिव चार्ज रहने का रीज़न क्या है कि इसका जो pH है, यहाँ पर जो pH दिया हुआ है वो पी से क्या है, ज़्यादा है। जो हमने pH प्रोवाइड किया है वो पी से ज़्यादा है, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब देखो हमारे जो ये लास्ट के 3 प्रोटीन है ये कैसे, ये नेगेटिवली चार्ज है। फर्स्ट जो प्रोटीन है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो ऑब्वियस सी बात है जो फर्स्ट प्रोटीन है वो एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में फटाफट निकल जाएगा। मैंने आपको कहा था पॉजिटिव चार्ज वाला और न्यूट्रल चार्ज वाला फटाफट निकल जाएगा, क्योंकि वो अपोजिट होंगे, वो उनके ऊपर सेम चार्ज होगा तो वो अपोज करेंगे एक दूसरे को। तो यहाँ पर 11 जो है वो सबसे पहले निकलेगा। तो यहाँ पर प्रोटीन विथ PI11 बट नॉट द अदर्स, मतलब 11 वाला रिटेन रहेगा बाकी नहीं रहेंगे, गलत है। ठीक है, प्रोटीन विथ PI11 एंड 7, PI11 वाला तो नहीं रहेगा अंदर। प्रोटीन विथ PI7 बट नॉट दी अदर्स, नहीं, 7, 5 और 3 तीनों ही रिटेन करेंगे। इन तीनों के रिटेन करने का रीज़न मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि तीनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसलिए ये तीनों रिटेन करेंगे। यहीं पे वहीं अगर एनायन एक्सचेंज की जगह फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी दे दिया जाता तो ये पूरा उल्टा हो जाता। कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में फिर कैसा होता, कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जो आपका कॉलम है उस पर कौन से मॉलिक्यूल आके बाइंड करते, पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल आके बाइंड करते। अगर हम एक और सिनेरियो देखें जिसमें आपको बोला गया है कौन सा कंडीशन है, कैटायन एक्सचेंज है, तो यहाँ पे कॉलम पे कौन सा चार्ज होगा, कॉलम पे चार्ज होगा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे आके बाइंड होके कौन रहेंगे, पॉजिटिव वाले बाइंड होके रहेंगे। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कौन रिटेन करता, 11 वाला रिटेन करता, वहीं 7, 5 और 3 क्या करते, रिमूव आउट हो जाते। तो उस कंडीशन में ये वाला ऑप्शन सही होता, यानी कि ए ऑप्शन सही होता। बट इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। तो ये था इस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, वंस अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो बोल रहा है कि अ मिक्सचर ऑफ 2 प्रोटीन्स वाज सब्जेक्टेड, 2 प्रोटीन का मिक्सचर है, उनको हमने सब्जेक्ट किया 3 क्रोमेटोग्राफिक कॉलम्स पे, कैटायन एक्सचेंज, साइज एक्सक्लूजन एंड रिवर्स फील्ड। फॉलोइंग इल्यूशन प्रोफाइल्स वर ऑब्टेन। क्या कहा गया है कि इन्होंने 2 प्रोटीन्स लिए ए और बी, और इन ए और बी प्रोटीन्स को उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी पे रन करवाया। पहला है कैटायन एक्सचेंज, दूसरा है साइज एक्सक्लूजन और तीसरा है रिवर्स फेज। तीनों के बारे में सिर्फ थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया मिल जाए। मेनली यहाँ पे हम कैटायन एक्सचेंज जो हमने देख लिया उसके हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी देखो कैटायन एक्सचेंज जैसे कि मैंने बताया इसमें क्या होगा, जो बीड होगी वो नेगेटिव चार्ज की होगी, तो इससे कौन आके अटैच होगा, इससे पॉजिटिव चार्ज वाला जो प्रोटीन है वो आके अटैच होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ देखें तो ए वाला जो है वो जल्दी निकल रहा है, वहीं बी वाला लेट से निकल रहा है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव वाला बाइंड हो चुका है, यानी कि बी वाले का क्या चार्ज होगा, बी वाले का चार्ज होगा पॉजिटिव।
अब ये जो ए वाला है ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये न्यूट्रल भी हो सकता है, हम इसके बारे में अभी टिप्पणी नहीं दे सकते, ठीक है। तो पर इतना पता चल गया कि बी वाला क्या है, बी वाला कैटायनिक है, इतना कंफर्म हो गया। बी वाला एनायनिक नहीं है, कैटायनिक है। तो ये वाला ऑप्शन तो मैं कट कर देती हूँ, बी इज मोर एनायनिक नहीं, बी वाला क्या है, कैटायनिक है, उसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट। नेक्स्ट अगर मैं आऊँ साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में, तो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में क्या प्रेजेंट होती है, बीड्स प्रेजेंट होती है। इस बीड्स के थ्रू मॉलिक्यूल्स को पास किया जाता है। जो मॉलिक्यूल्स बड़े साइज़ के होते हैं ना, जो प्रोटीन्स बड़े साइज़ के होते हैं वो फटाफट बाहर निकल आते हैं। वहीं जो प्रोटीन छोटे छोटे साइज़ के होते हैं ना, उनको टाइम लगता है बाहर आने में, क्योंकि वो बीड्स के बीच में फंस जाते हैं, तो उनको लंबा पाथ क्रॉस करना पड़ रहा है। वहीं बड़े वाले जो प्रोटीन्स होते हैं उनको छोटा पाथ चूज़ करना पड़ रहा है, वो फटाफट निकल रहे हैं बड़े वाले प्रोटीन, वहीं छोटे छोटे वाले प्रोटीन बार बार अटक रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें साइज एक्सक्लूजन में पहले बी वाला बाहर आया और ए वाला जो है वो बाद में आया, यानी कि मुझे इससे क्या पता चल गया, ए वाले का साइज़ क्या है, स्मॉल है, और बी वाले का साइज़ क्या है, लार्ज है। इससे मुझे ये पता चल गया कि बी वाला जल्दी बाहर आया। तो ए इज़ लार्जर, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन भी कतई ही नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पे अगर मैं यहाँ पर ये भी देखूँ कि ए इज़ मोर कैटायनिक एंड स्मॉलर देन बी, तो यहाँ पर ए इज़ मोर कैटायनिक हो ही नहीं सकता। ए जो है आइदर एनायनिक है या फिर न्यूट्रल है, कैटायनिक तो वो नहीं है, उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यहाँ से मुझे पता चल गया। तो मुझे ये वाला गलत लग रहा है, फिर भी हम रिवर्स फेज़ वाले देख लेते हैं। रिवर्स फेज़ क्या होता है, रिवर्स फेज़ में भी ऐसे रन किया जाता है, बस यहाँ पर रिवर्स फेज़ वाले में जो स्टेशनरी फेज़ होगा वो नॉन पोलार होता है। स्टेशनरी फेज़ कौन सा होता है, नॉन पोलार होता है, ठीक है। और मोबाइल फेज़ कौन सा है, मोबाइल फेज़ पोलार होता है। यानी कि वो मॉलिक्यूल्स जो कि पोलार होंगे वो पहले रिमूव आउट हो जाएंगे, वहीं जो नॉन पोलार होंगे वो बाद में रिमूव आउट हो जाएंगे। नॉन पोलार यानी कि जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, उनमें कोई चार्ज नहीं है, ना ही वो एनायनिक होते हैं ना ही वो कैटायनिक होते हैं। तो नॉन पोलार यानी कि वो कैसे निकलेंगे, अब यहाँ पर जो नॉन पोलार वाला प्रोटीन होगा वो बाद में निकलेगा, क्यों, क्योंकि वो स्टेशनरी फेज से अटैच हो जाएगा। वहीं जो पोलार वाला मॉलिक्यूल है वो फटाफट निकल जाएगा, क्योंकि वो मोबाइल फेज के साथ इंटरैक्ट करेगा और बोलेगा कि वो बोलेगा कि मुझे जल्दी जल्दी जाना है। वहीं स्टेशनरी फेज वाला स्टेशनरी फेज वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स हैं, वो नॉन पोलार प्रोटीन को पकड़ के रखेंगे, तो उसको जाने नहीं देंगे। तो यहाँ से ए वाला जो है वो बाद में निकल रहा है, यानी कि ए वाला क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और बी वाला क्या है, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, यानी कि इस पे ना ही तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा ना ही इस पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। तो उस हिसाब से ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए वाला, कि ए जो है वो हाइड्रोफोबिक है, मोर हाइड्रोफोबिक, यानी कि हम बोल सकते हैं नॉन पोलर है, और उसका जो साइज़ है वो स्मॉलर है देन बी। यहाँ पे हमने देख ही लिया ए का साइज़ स्मॉल होता है और बी का साइज़ क्या है, लार्ज है। तो सी ऑप्शन कैसे है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ गया कि कैसे क्वेश्चंस को ये लोग क्रोमैटोग्राफी को मिक्स करके भी क्वेश्चन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच टेक्निक विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू प्यूरिफाई DCTP फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ DCTP एंड DCMP। ये DCTP नहीं होगा, ये DCDP होगा। ये शायद मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे DP होगा, एक TP है, एक DP और एक MP है। तीनों में फ़र्क क्या होता है, इसमें कितने फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं ट्राईफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल, इसमें कितने प्रेजेंट होंगे, डाईफॉस्फेट मॉलिक्यूल, और इसमें कितने फॉस्फेट प्रेजेंट होंगे, मोनोफॉस्फेट होगा, यानी कि एक ही फॉस्फेट होगा, ठीक है। यहाँ पे CTP दिया हुआ है, डीऑक्सी, ठीक है। CTP मतलब मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा साइटोसिन, जिसके साथ कितने फॉस्फेट अटैच है, 3 फॉस्फेट। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को सेपरेट करना है, ठीक है। ऑप्शंस क्या है, एनायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी, कैटायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी एंड हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन क्रोमैटोग्राफी। जेल फिल्ट्रेशन साइज एक्सक्लूजन वाली ही होती है, साइज एक्सक्लूजन वाले का ही नाम है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर इन तीनों के बारे में देखें तो येस डेफिनेटली इन तीनों में जो साइज़ है उसका थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए फॉस्फेट का डिफरेंस आ रहा है।
बट यहाँ पे अगर मैं इन तीनों के मॉलिक्यूल्स को और गौर से देखूँ और इन तीनों का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के देखूँ तो यहाँ पर इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है। इधर प्रेजेंट होता है CH2, इधर प्रेजेंट होगा O और इसके साथ अटैच होंगे P, एक P, दूसरा P और तीसरा P। यहाँ पे कितने P अटैच है? 3 P अटैच है। इन फॉस्फेट ग्रुप के साथ कौन अटैच होता है? ऑब्वियसली बात है, इन फॉस्फेट ग्रुप के साथ ऑक्सीजन अटैच होगा। और इन ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? इन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, नो डाउट। इनके ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट होगा? नेगेटिव चार्ज। तो अब आप देख सकते हैं कि जो ट्राई फॉस्फेट वाला है, यानी कि उस पर 3 फॉस्फेट है, तो उसके ऊपर कितने चार्जेस प्रेजेंट होंगे? नेगेटिव, ज़्यादा चार्ज प्रेजेंट होगा। वहीं अगर हम डाई फॉस्फेट वाले में देखें तो उसमें इसके कंपैरेटिवली कम नेगेटिव चार्ज होगा। वहीं हम मोनोफॉस्फेट वाले में देखें तो इसके कंपैरेटिवली इसमें कम नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ पे आप नेगेटिव चार्ज का डिफरेंस देख सकते हैं। ट्राई फॉस्फेट वाले में ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, फिर यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, फिर डाई फॉस्फेट वाले में और फिर मोनोफॉस्फेट वाले में। तीनों में ही नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जो इंटेंसिटी है नेगेटिव चार्ज होने की वो बहुत डिफरेंट है। तो इसके लिए मोर फेवरेबली क्या कर सकते हैं? मोर फेवरेबल कंडीशन में एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं। एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में यही होगा, जो नेगेटिव ज़्यादा नेगेटिव वाला है वो पकड़ के रखेगा, यानी कि ट्राई फॉस्फेट वाला जो है ये लास्ट में निकलेगा क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है। वही ये जो मोनोफॉस्फेट वाला है वो फटाफट निकल जाएगा, ये फर्स्ट निकलेगा, और डाई फॉस्फेट वाला उसके बाद निकलेगा, फिर ट्राई फॉस्फेट वाला। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ ऑल 3। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही होगा। अगला एक और क्वेश्चन देखें। इसमें वंस अगेन बहुत सारी क्रोमेटोग्राफी दी रखी है। उस क्रोमेटोग्राफी में हम हमारी वाली क्रोमेटोग्राफी दैट इज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को लेकर आंसर देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या है? यू हैव एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोटीन दैट हैज़ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ 6, यानी कि उसके ऊपर PI क्या है? PI 6 है, जिसके ऊपर उसका नेट चार्ज कितना रहेगा? 0 रहेगा। इसमें आपको क्या पूछा गया है कि द बेस्ट ऑर्डर ऑफ प्रोटीन प्यूरिफिकेशन मेथोडोलॉजीज टू ऑब्टेन अ प्योर प्रोटीन इज। आप इनमें से कौन सी टेक्निक को 1 by 1 यूज़ करोगे सो दैट आपको क्या मिल सके? आपको एक प्योर प्रोटीन मिल सके। ठीक है, तो आपने बहुत सारे प्रोटीन्स को आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट 6 पे रख दिया, आपने बहुत सारे प्रोटीन्स लिए जिनका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कितना है? 6 है। अब इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, कि आप इसके लिए जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी कर लीजिए। पर यहाँ पे उन्होंने प्रोटीन का कोई साइज़ नहीं बताया कि प्रोटीन के साइज़ कितना, उन्होंने सिर्फ बताया कि उसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो 6 है। तो यहाँ पर उन्होंने कोई साइज़ नहीं बताया, तो इसके बेसिस पे उनको सेपरेट करना मुश्किल है। मतलब हमारे पास इतनी इनफ क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन नहीं दी है। नेक्स्ट होता है कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एट pH 9। अगर हमने pH 9 यूज़ किया, हमने pH कितना यूज़ किया है? 9 किया। और अगर हम PI देखें तो कितना है प्रोटीन का? 6 है। यानी कि अगर 9 जो है वो ग्रेटर देन है 6, अगर pH ग्रेटर देन होगा PI से, तो मैंने आप लोगों को बता रखा है चार्ज कितना होता है प्रोटीन पे? नेगेटिव चार्ज। अगर प्रोटीन पे नेगेटिव चार्ज है यानी कि वो अनायन एक्सचेंज करेगा, कैटायन एक्सचेंज नहीं करता। अगर यहाँ पे बोला जाता 4 pH और 3 pH तो हम मान लेते कि वो कैटायन एक्सचेंज करेगा, तो ये ऑप्शन भी हो गया गलत। नेक्स्ट है अनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एट pH 8। अगर यहाँ पे कितना बोला गया है? pH 8 बोला गया, और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कितना है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है 6, यानी कि जो 8 है वो ज़्यादा है 6 से, तो प्रोटीन पे चार्ज कितना होगा? नेगेटिव होगा। उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? COO नेगेटिव, NH2, यहाँ पे H और यहाँ पे R, तो उसके ऊपर चार्ज कितना है? नेगेटिव है। नेगेटिव चार्ज वाले प्रोटीन को आप किससे सेपरेट कर सकते हैं? आप अनायन एक्सचेंज से डेफिनेटली सेपरेट कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। C वाला जो ऑप्शन है वो एकदम सही है। यहाँ पे पहला स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा कि उसको pH 8 पे लेके करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर डी ऑप्शन में भी देख लें, डी ऑप्शन में दिया गया है अनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एट pH 4। ठीक है, pH 4 पे उनको अनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी करें, तो अगर हम pH देखें तो pH जो है वो लेस देन है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से। pH यहाँ पे क्या है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से लेस है। तो इस कंडीशन पे जो प्रोटीन है उस पर चार्ज रहेगा पॉजिटिव, वो कुछ इस कंडीशन में प्रेजेंट होगा।
प्रोटीन पे चार्ज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी करोगे, अनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी नहीं करोगे। तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही, क्लियर, शॉर्ट एंड श्योर ये सही है। तो आई होप आपको ये जो लेक्चर है ये हेल्प करेगा इसी टाइप के और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसी तरीके से और PYQ का डिटेल सॉल्यूशन और वीडियोस अपलोड होते रहेंगे बंसल बायोलॉजी चैनल पे। सो इसके लिए आप जस्ट सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आपके जितने भी दोस्त प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR नेट, MSc एंट्रेंस या PhD एंट्रेंस के लिए, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। And thank you so much guys for watching this video. Don't forget to subscribe my channel and share this video with all your friends who are preparing for PhD entrance, MSc entrance. Thank you so much guys. Bye bye.